हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th का सेकंड चैप्टर जो है फेडरलिज्म, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में जैसा मैंने बताया था कि सिविक्स का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। तो चैप्टर 1 जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक चैप्टर सेकंड समझना मुश्किल है। इसलिए वैसे स्टूडेंट जिन लोगों ने अब तक चैप्टर 1 नहीं देखा है, मैं आज लिंक उसका प्रोवाइड कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के लास्ट में, और आप वहाँ से चैप्टर 1 को जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि उससे ही ये रिलेटेड है। लास्ट चैप्टर में जैसा हमने देखा था कि पावर शेयरिंग के कई सारे फॉर्म्स होते हैं। पावर शेयरिंग के कई सारे फॉर्म्स होते हैं और उस फॉर्म में एक जो पावर शेयरिंग का फॉर्म था, 4 हम लोग फॉर्म पढ़े थे उसमें से एक फॉर्म जो है जिसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग। ये वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या होता है, हमने बात किया था, इसमें जो है 2 या 2 से अधिक लेवल की गवर्नमेंट होती है। हमने बात किया था कि एक सरकार ऐसी होगी जो पूरे देश के लिए कानून बनाएगी, ऑल ओवर उस कंट्री के लिए, जबकि जो दूसरे स्तर की सरकार होगी उसको हम लोग अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं। इंडिया में उसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट्स कहते हैं और वो क्या करती है कि अपने खास राज्य के लिए ही जो है वो कानून बनाती है। तो इस तरह का जो पावर शेयरिंग होता है उसी को हम लोग वर्टिकल पावर शेयरिंग या फिर लंबवत, सत्ता का लंबवत विभाजन या ऊर्ध्वाधर विभाजन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी वर्टिकल पावर शेयरिंग को, इसी को जो है दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं, इसका कॉमन नेम है फेडरलिज्म या संघवाद। फेडरलिज्म या संघवाद के नाम से जानते हैं या संघीय शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और सेकंड चैप्टर में हम लोगों का पूरा टॉपिक ही यही है, फेडरलिज्म के बारे में हम लोगों को पूरी डिटेल में पढ़ना है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फेडरलिज्म है क्या। तो इससे पहले जरा हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर में याद कीजिए कि बेल्जियम में जो समस्या पैदा हुआ था डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच में, तो उसमें क्या हुआ था कि ऐसे 1993 में बेल्जियम में कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया गया था और अमेंडमेंट करने के बाद से कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर थी, ये जो पूरे देश के लिए जो कानून बना रहे सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर थी, इससे कई सारे पावर लेकर और रीजनल गवर्नमेंट्स, जो छोटे छोटे जो राज्य थे, उन गवर्नमेंट्स को वो पावर दे दिया गया था। याद आ रहा है, 1993 में ऐसा किया गया था। तो इससे हुआ क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तुलना में स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर आ गया था। ऐसा नहीं है कि 1993 से पहले बेल्जियम में ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि वहां पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं थे, उससे पहले भी वहां स्टेट गवर्नमेंट थी और उसको कुछ पावर प्राप्त थे, लेकिन वो जो शक्तियां उसको मिली हुई थी वो सारे के सारे पावर जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसको दिया गया था। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कई सारे पावर्स को लोकल गवर्नमेंट्स को दिया हुआ था। लेकिन दिक्कत ये था कि 1993 से पहले जो भी शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लोकल गवर्नमेंट को दी गई थी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती तो उन शक्तियों को वापस भी ले सकती थी। लेकिन 1993 में क्या किया गया कि एक संविधान में एक संशोधन किया गया, उसमें अमेंडमेंट किया गया और उसमें ये कह दिया गया कि ये जो शक्तियां इन कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को मिली हैं, ये शक्तियां उसको संविधान के द्वारा दिया गया है। इसका मतलब ये कि ये शक्तियां जो है, अब जो है ये राज्यों को जो शक्तियां जो मिल रही है, जो रीजनल गवर्नमेंट जो बेल्जियम में थी उनको जो पावर्स अब मिल रहे हैं, अब उस पावर्स के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि उन पावर्स को कहां से मिल रहा है, इनको रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे इनको मिल रहा है। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे, इसका मतलब ये रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेल्जियम का, उसी के आधार पे इसको भी पावर मिल रहा है और इसको भी पावर मिल रहा है।
मतलब ये कि 1993 से पहले अगर ये सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहती तो इन पावर्स को इससे वापस ले सकती थी, लेकिन अब चूंकि इनके पावर्स को रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है, इसलिए अब जो है ये पावर को जो है ये चाह के भी अब ले नहीं सकती है। अंतर ये दोनों था। श्रीलंका में अगर हम लोग बात करें तो श्रीलंका में क्या था कि श्रीलंका में जो है ये जो फेडरल गवर्नमेंट वाली जो बात थी वो नहीं थी, और निरंतर हम लोग बात करते थे कि श्रीलंका में जो तमिल ग्रुप्स थे वो तमिल ग्रुप्स हमेशा क्या मांग कर रहे थे कि उनको भी जो है रीजनल ऑटोनॉमी उनको मिलना चाहिए, मतलब उनको अपने राज्य के अंदर जिस जिस क्षेत्र में वो लोग बहुमत में हैं उस क्षेत्र में इनको स्वतंत्र पूर्वक शासन करने का अधिकार मिलना चाहिए। और फाइनली जो है उसको दिया नहीं गया, जिसके कारण श्रीलंका में हालात बद से बदतर होते चले गए, वहाँ सिविल वार स्टार्ट हो गया। आज के डेट में भी श्रीलंका में प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट नहीं है। अब एक्चुअली हम लोग थोड़ा समझ लें कि फेडरल गवर्नमेंट है क्या, कहते हैं किसको है फेडरल गवर्नमेंट या संघीय शासन व्यवस्था किसको कहते हैं। फेडरल गवर्नमेंट की परिभाषा या फेडरल गवर्नमेंट का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है या उसकी विशेषता पूछता है तो आपको मुख्य मुख्य बातें बतानी है कि ये सब बातें अगर कहीं पे है, किसी देश में इस तरीके का शासन व्यवस्था है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या है, फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरलिज्म या फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट या फेडरलिज्म या संघीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर दो या दो से अधिक स्तर पे सरकार होती है। मतलब जो गवर्नमेंट होगी वो या तो 2 लेवल पे होती है, एक होगी फर्स्ट लेवल, ये होगी सेकंड लेवल, कहीं कहीं देखने में आता है कि 3rd लेवल की भी गवर्नमेंट होती है। तो पहली इसकी विशेषता आपको लिखना है कि फेडरल गवर्नमेंट या फेडरलिज्म जो है एक ऐसा सिस्टम है जहां पे गवर्नमेंट जो है 2 या मोर देन 2 लेवल पे गवर्नमेंट होती है, 2 या 2 से अधिक स्तर पे सरकारें होती हैं। एक जो सरकार होती है, एक सरकार का काम होता है पूरे देश के लिए कानून बनाना। जैसे रेलवे का एग्जांपल लेते हैं, रेलवे किसी एक स्टेट में तो है नहीं, वो तो ऑल ओवर इंडिया में है, तो रेलवे के लिए कानून कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। बैंक्स जैसे हैं, बैंक्स किसी एक स्टेट में तो है नहीं, वो तो ऑल ओवर इंडिया में है, तो बैंक्स के लिए कौन कानून बनाएगा, तो उसके लिए कानून जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। आगे हम लोग और भी देखेंगे, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कानून जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो फर्स्ट लेवल की जो गवर्नमेंट होती है वो जो है जनरली जो है उन सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाती है जो सब्जेक्ट जो है पूरे देश से जुड़े होते हैं, और इस गवर्नमेंट को जनरली या तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्रीय सरकार, या कहीं कहीं पे इसको यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। यूनियन गवर्नमेंट संघीय सरकार, या तो केंद्र सरकार कहते हैं या फिर संघ सरकार कहते हैं। भारत में भी अगर हम देखें तो एक सरकार ऐसी है जो पूरे देश के लिए सरकार कानून बनाती है, जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार, और वो कहाँ बैठती है, वो नई दिल्ली में बैठती है। तो उस सरकार को हम लोग आमतौर पे कहते हैं कि ये संघ सरकार है या केंद्र सरकार है, मोदी सरकार इसको हम लोग कहते हैं। दूसरे लेवल की जो गवर्नमेंट होती है वो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से इस सरकार का को जानते हैं। इंडिया में इसको स्टेट गवर्नमेंट्स के नाम से जानते हैं, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट्स। कहीं कहीं भी इसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या प्रांतीय सरकार के नाम से जानते हैं। इन राज्यों का ये जो स्तर की दूसरे स्तर की जो सरकार होती है, इनका जो सब्जेक्ट होता है ये केवल अपने राज्य से जुड़ा हुआ होता है। जैसे उस राज्य में एग्रीकल्चर पे अगर कुछ कानून बनाना है तो वो राज्य जो कानून बनाएगा वो केवल इस राज्य से ही जुड़ा हुआ रहेगा। हो सकता है कि एग्रीकल्चर पे ये राज्य भी कानून बनाए, ये राज्य भी कानून बनाए, दोनों कानून वैरी भी कर सकता है। तो पहली विशेषता ये है कि फेडरल गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जहां पे गवर्नमेंट जो होती है वो 2 और मोर देन 2 लेवल
हम लोग बाद में इंडिया के केस में देखेंगे कि इंडिया में क्या है कि 3 लेवल पे गवर्नमेंट है। एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट या उसको यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, दूसरा हो गया स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार, और तीसरा जिसको हम लोग कहते हैं लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट। जैसे हम लोग पंचायतों के बारे में देखते हैं, नगर पालिका है, ये भी क्या है, ये 3rd लेवल की गवर्नमेंट है। और इंडिया के केस में क्या है, ये लोकल गवर्नमेंट भी हम लोग देखते हैं कई सारे देश में। जैसे बेल्जियम का ही अगर एग्जांपल लें तो बेल्जियम में हम लोग देखे थे कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, दूसरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, और तीसरी वहाँ पे जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट भी वहाँ पे हुआ करती थी। ठीक वैसे ही इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, और तीसरे लेवल की जो गवर्नमेंट है उसका क्या नाम है, लोकल गवर्नमेंट, या उसी को हम लोग पंचायती राज सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो पहली विशेषता ये। दूसरी विशेषता इसकी ये है कि दोनों स्तर या 2 से अधिक स्तर के राज्यों के बीच या सरकारों के बीच जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे होता है। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये कि चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो। अभी फिलहाल इसको छोड़ दीजिए, अभी आप जनरल आप पढ़िए कि फेडरल गवर्नमेंट जो हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग सिंपल इसका एग्जाम्पल डेफिनेशन ये देते हैं कि कोई भी ऐसा गवर्नमेंट जहाँ पे 2 या 2 से अधिक लेवल की गवर्नमेंट होती है, कोई भी ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी ऐसा रूलिंग जहाँ पे 2 या 2 से अधिक लेवल पे गवर्नमेंट होती है उसको हम लोग फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। दूसरी विशेषता ये कि फेडरल गवर्नमेंट में जो पावर्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और इसके कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स जो हैं, जो इसकी इकाइयां हैं, उनके बीच में शक्तियां बटी होती हैं। कुछ शक्तियां इसके पास, कुछ शक्तियां इसके पास। जैसे अभी हमने बात किया कि रेलवे पे कानून ये बनाएगा जबकि एग्रीकल्चर पे कानून ये बनाएगा, बैंकिंग पे कानून ये बनाएगा जबकि इरिगेशन सिंचाई पे कानून ये बनाएगा। तो शक्तियां जो है बटी हुई है कानून बनाने की, कौन किस पे बनाएगा। दूसरी विशेषता ये कि जो इनको शक्तियां मिली हुई हैं उसका आधार क्या है, एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया में अगर एग्जाम्पल देखें तो उसका क्या है कि भारत में एक लिखित संविधान है और उस संविधान के आधार पर ही संघ सरकार को भी शक्तियां प्राप्त है और राज्य सरकार को भी शक्तियां प्राप्त है। तीसरी विशेषता ये है कि अगर पावर को लेके दोनों स्तर के गवर्नमेंट में कभी डिबेट हो गया, कभी लड़ाई की नौबत आ गई, वैसी स्थिति में कभी कन्फ्लिक्ट की स्थिति आ गई, विवाद की स्थिति आ गई, वैसी स्थिति में इन दोनों स्तर की सरकारों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था होती है। सुप्रीम कोर्ट, अब ये सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, अगर मान लो ऐसा कोई सब्जेक्ट आ गया जिस पे कानून कौन बनाए इस बात का निर्णय करना है, तो वो कौन करेगा, तो दोनों में से कोई भी जिसको लग रहा है कि हमारे अधिकार को दूसरे स्तर की सरकार छीन रही है, तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट में केस करेगी। फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा कि वास्तव में इसे कानून बनाने का राइट किसके पास है, और जिसको सुप्रीम कोर्ट जिसके फेवर में ऑर्डर देगा वही जो है कानून बनाएगा। तो तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर दोनों लेवल के स्तर पे अगर कहीं पे डिबेट होता है तो उस डिबेट को सुलझाने का अंपायर का जो भूमिका निभाता है, जो रेफरी का भूमिका निभाता है, वो कौन निभाता है, उस देश का जो है टॉप मोस्ट जो कोर्ट है, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है। तो ये 3 बातें जो है ये क्या है, किसी भी फेडरल सिस्टम अगर हम लोग देखें तो उस किसी भी फेडरल सिस्टम में ये 3 बातें तो अनिवार्य रूप से मिलेंगी ही मिलेंगी। मतलब किसी भी देश के अगर किसी देश को अगर आपको जानना है कि उस देश में फेडरल गवर्नमेंट है या नहीं है, तो ये 3 आधार पे आपको चेक करना है कि ये है या नहीं है। अगर ये 3 बातें हैं इसका मतलब वो फेडरल गवर्नमेंट है। फॉर एग्जाम्पल कि फेडरल गवर्नमेंट कहाँ पे है, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें कि फेडरल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल क्या है, तो सबसे अच्छा तो हम लोगों को नजदीक में ही दिख जाता है, इंडिया जो है वो फेडरल गवर्नमेंट है। यूएसए की अगर बात करें तो यूएसए भी जो है फेडरल गवर्नमेंट है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो भी फेडरल गवर्नमेंट है।
एक गवर्नमेंट का एक और टाइप होता है जिसको हम लोग कहते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं एकात्मक सरकार। एकात्मक सरकार, ये ठीक जो है संघात्मक के विपरीत है। इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में संघात्मक सरकार। और एक इसके ठीक अपोजिट एक गवर्नमेंट का एक तरीका होता है जिसको हम लोग कहते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट, एकात्मक सरकार। इसमें क्या होता है, इसमें सामान्यता होता है कि पूरे देश के लिए एक जो है सरकार होती है, सामान्यता एक ही सरकार होती है। कई जगह क्या होता है, देश का साइज अगर बड़ा है वहां पे हो सकता है कि एक से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंट मिलके जो है सरकार बनाते हैं, मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जो पावर्स इस स्टेट गवर्नमेंट को मिला हुआ है वो सारा का सारा पावर जो है इसके द्वारा इसको दिया गया है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही तो सामान्यता जो होगा, यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होगा, जनरली जो है एक ही टीयर की गवर्नमेंट होगी। लेकिन कई जगह देखा जाता है कि नीचे भी उसके गवर्नमेंट है, लेकिन इनको जो पावर्स मिले हैं रूल रेगुलेशन बनाने के, ये सारे पावर जो है ऊपर के स्तर से मिला हुआ है। मतलब ये सबऑर्डिनेट के रूप में काम करता है, ये मातहत के रूप में काम करता है, सबऑर्डिनेट। ये स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता है, ये वही काम करेगा जिसका ऑर्डर इसको मिलेगा इसके द्वारा कि तुम इस आधार पे कानून बनाओ, ये कानून बनाएगा। चूंकि ये पावर इसको दिया। अच्छा देखो डिफरेंस, देखो यहाँ पे क्या है, ये स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है, ये इसके अंडर में रह के काम नहीं कर रहा है। जबकि यूनिटरी टाइप के गवर्नमेंट में ये क्या करता है, नीचे वाला जो सरकार है वो ऊपर वाले सरकार के अंडर में रह के काम करता है। दूसरा अंतर, इसको जो पावर मिला हुआ है नीचे वाले को, वो पावर जो है उसका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको दिया गया है। जबकि यहाँ पे क्या है, नीचे वाले स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको पावर कहां से मिला हुआ है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर मिला हुआ है। एक बात और, जब पावर इसने दिया है तो आवश्यकता पड़ने पे इन पावर्स को इससे छीन भी सकता है। जबकि ऐसा क्या यहाँ पे ये कर सकता है फेडरल गवर्नमेंट में? बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि इसने तो दिया ही नहीं है पावर। पावर किससे मिला है इसको, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मिला है, इसलिए पावर छीनने का कोई प्रश्न ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये अंतर है। दूसरी बात ये कि ये पावर्स को अपना वापस भी ले सकता है। तो यूनिटरी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें कि यूनिटरी गवर्नमेंट का क्या एग्जाम्पल है, कौन से देश यूनिटरी गवर्नमेंट के एग्जाम्पल है, तो एक ब्रिटेन का नाम आता है। ब्रिटेन जो है वो यूनिटरी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है, वहां पे इसी तरह का गवर्नमेंट है। फिर अगर बात करें स्पेन, स्पेन में भी जो है यूनिटरी गवर्नमेंट काम करता है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं आपको, एक यूनिटरी गवर्नमेंट हो गया, एक हो गया अपना फेडरल गवर्नमेंट हो गया। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है। तो इसमें फेडरलिज्म में जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसमें जो है कि पावर्स जो है सेंट्रल और इसके बीच में बटी हुई होती है। लेकिन वर्ल्ड में जो फेडरेशंस हैं, अभी मैं बताया कि इंडिया में भी फेडरेशन है, फेडरल गवर्नमेंट है, यूएसए में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। लेकिन सामान्यता देखने में ये आता है कि हर फेडरल गवर्नमेंट में कौन ताकतवर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी में देखेंगे हम लोग ऐसा कि कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है, कहीं पे देखेंगे हम लोग कि वहाँ पे जो है स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है। तो ये डिपेंड करता है कि वो फेडरेशन का निर्माण हुआ कैसे। दो तरीके से फेडरेशन का निर्माण होता है। एक को कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और दूसरे को कहते हैं हम लोग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन।
हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक में कि ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर बात करें तो फेडरल गवर्नमेंट में अलग अलग रूप में हम लोगों को देखने को मिलता है कि किसी फेडरल गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है, जबकि किसी गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट जो है ज़्यादा पावरफुल है। तो वो आखिर कैसे होता है? तो हम बात कर रहे हैं कि वो डिपेंड करता है कि उस फेडरेशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, फेडरेशन बना कैसे है। उसी आधार पर डिपेंड करता है कि वहाँ स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होगा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होगा। तो एक तरीका है फेडरेशन बनाने का जिसको हम लोग कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। हिंदी मीडियम वाले भी ऐसे ही याद रखें, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, क्योंकि इसका हिंदी थोड़ा सा टिपिकल है। हिंदी में होता है साथ आकर संघ बनाना, तो ये थोड़ा सा याद करने में अटपटा लगेगा। साथ आकर संघ बनाना, संघ बनाना, और इसको कहते हैं साथ रहकर, साथ रहकर संघ बनाना। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है हिंदी मीडियम वालों से कि इसको एज इट इज इंग्लिश में याद कर लीजिएगा, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, या फिर वही साथ आकर संघ बनाना और साथ रहकर संघ बनाना। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन बनता कैसे है? तो इसमें जो है एक या एक से अधिक जो है स्वतंत्र इकाइयां रहती हैं। मतलब संघ बनने से पहले ये अलग अलग छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ये लोग छोटे छोटे राज्य होते हैं या देश होते हैं जो स्वतंत्र रहते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपनी अपनी जो सॉवरेनिटी होती है, जिसको प्रभुसत्ता कहते हैं या प्रभुता कहते हैं या संप्रभुत्व कहते हैं, उसको जो है आपस में ये लोग साझा करते हैं, शेयर करते हैं, और ये सब जो है आपस में विलय करके एक बड़ा जो है देश बनाते हैं। 9th क्लास आपको याद होगा कि 9th क्लास में जब हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 13th जो है यूएसए की कॉलोनीज थी। जो यूएसए में जो था उस समय यूएसए नाम का कोई देश नहीं था। ब्रिटेन की 13 जो है कॉलोनीज थी, और इन कॉलोनीज ने स्वतंत्रता संग्राम शुरू कर दिया था, ब्रिटेन के खिलाफ रिवोल्ट शुरू कर दिया था, जिसके कारण ये सब के सब स्वतंत्र हो गए थे, क्योंकि फ्रेंच गवर्नमेंट जो है उसको सपोर्ट किया था। तो ये जो 13 जो उपनिवेश थे, ये जो 13 कॉलोनीज थे, ये सब के सब स्वतंत्र हो गए। बाद में इन लोगों ने आपस में समझौता करके, क्योंकि अलग अलग थे तो छोटे छोटे थे, हो सकता है कोई देश उन पर अटैक करके उनको फिर से गुलाम बना लेता। तो इन लोगों ने सोचा कि भाई हम अलग अलग बिखर के न रह के आपस में एक साथ आ जाते हैं और एक बड़ा देश बना लेते हैं। तो यूएसए का निर्माण ऐसे ही हुआ। ये जो 13 कॉलोनीज थी बाद में जो है आपस में सब इकट्ठा हो गई, सबने अपने सॉवरेनिटी को शेयर किया और पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया आपस में, जिसके कारण इसका निर्माण हुआ और इसका नाम हुआ द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है उसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है यूएसए है। और ये कैसे बना कि पहले जो है ये 13 कॉलोनीज के रूप में सब स्वतंत्र थे, छोटे छोटे देश, बाद में सारे साथ में आ गए। सारे साथ में आके इन्होंने अपने आप को एक बड़े देश के रूप में अपने आप का निर्माण कर लिया। अब ऐसी स्थिति में जो फेडरेशन बना तो स्वाभाविक सा बात है कि ये पहले से जो है काफी स्वतंत्र हैं। ये लोग ये चाहेंगे कि अपनी स्वतंत्रता को बना के रखें। तो इन लोगों ने क्या किया कि यहाँ जो 2 लेवल की गवर्नमेंट बनती है यहाँ पे, उसमें केंद्र सरकार जो होती है इनके पास पावर कम रहता है, जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है इसके पास पावर ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा क्यों रहेगा? क्योंकि ये पहले से स्वतंत्र हैं, इनके पास पहले से ज़्यादा पावर है। इसलिए जो इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उस कॉन्स्टिट्यूशन में जानबूझ के ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि ये लोग अपना अपना थोड़ा थोड़ा पावर लेके ही तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को बना रहे हैं, तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसमें इसके पास पावर स्टेट गवर्नमेंट की तुलना में कम रहता है। इज दैट क्लियर? कमिंग टुगेदर फेडरेशन समझ में आया? बनता कैसे है? बनता ऐसे है कि ये पहले जो है ये स्वतंत्र रहते हैं और बाद में जो है छोटे छोटे इकाइयों में ये बटे रहते हैं। बाद में एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं। रीजन क्या होता है कि अपने आप को थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
नेशन के रूप में तब्दील कर पाए। और इसकी दूसरी विशेषता ये है कमिंग टुगेदर फेडरेशन की कि इसमें जो है स्टेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तुलना में ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल कौन कौन से देश हैं? तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका यूएसए हो गया, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी जो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जाम्पल है। इसी तरह स्विट्जरलैंड जो है वो भी जो है वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है। अब आपसे पूछेगा कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है, तो आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या है, तो 3 पॉइंट में इसका आंसर लिखना है। पहले तो ये बनाना है, बताना है कि बनता कैसे, बना कैसे है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। दूसरे पॉइंट में आपको बताना है कि इसमें कौन पावरफुल होता है, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट। तीसरे में आपको देश का नाम बता देना है जहाँ पे इस तरह की व्यवस्था है। दूसरी जो व्यवस्था है वो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कैसे बनता है, साथ रहकर संघ बनाना कैसे बनता है। इस फेडरेशन को बनाने के लिए अगर कोई देश है जिसका साइज काफी बड़ा है या उसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, जैसे इंडिया में देखो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग जो है इसमें भांति भांति के लोग हैं, तो उस डाइवर्सिटी को सही तरीके से उन पर रूल करने के लिए और अपने बड़े साइज को एक जगह से चला पाना मुश्किल होता है। इसलिए इसमें क्या होता है कि कोई बड़ा देश जो है अपने आप को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है। जैसे इंडिया में क्या है आज के डेट में, कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं। 29 जो है अब चूंकि वो खत्म हो गया जम्मू कश्मीर फिर से क्या हो गया, यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो 29 नहीं बल्कि आज के डेट में कितने स्टेट है? 28 स्टेट है। तो ये जो स्टेट है इसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक जगह रह के सब जगह जो है हम लोग अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चला नहीं पाएंगे, इसलिए इसने क्या किया, अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड कर दिया इसने। अगर चाहे तो और भी राज्यों को बना सकता है ये। फॉर एग्जाम्पल अगर जब देश आजाद हुआ था उस समय इंडिया में मात्र 14 स्टेट्स थे और आज देखो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। जब देश आजाद हुआ था 1947 में तो मात्र 14 जो है राज्य थे और आज के डेट में राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? 28 हो गई है। इसके अलावा और यूनियन टेरिटरीज भी हैं बहुत सारे, 7 है ना, 7 क्या बल्कि 7 + 2 9 हो गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख 2 रीजन जो है वो यूनियन टेरिटरीज बन गया है। तो 9 उधर हो गए यूनियन टेरिटरीज और 28 जो हो गए वो स्टेट्स हो गए। तो इसमें क्या हो रहा है कि राज्यों का जो अस्तित्व है वो केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। जिस दिन चाहे वो किसी राज्य का दर्जा समाप्त कर सकता है या उस राज्य को छोटे छोटे भागों में बांट सकता है। जैसे देखो पहले यूपी था, यूपी को उसमें से और तोड़ के क्या कर दिया, एक नया राज्य बना दिया उत्तराखंड। पहले एमपी था, एमपी को तोड़ के क्या बना दिया, छत्तीसगढ़। वैसे ही बिहार एक था तो बिहार को तोड़ के झारखंड बना दिया। अगर केंद्र सरकार को लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि और भी राज्य बनाए जाने चाहिए अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो आगे और भी राज्य बना सकता है, या ये भी कर सकता है 2 स्टेट को मिला के एक बड़ा सा स्टेट बना दे। ये सब कुछ डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्यों बनता है या कैसे बनता है, तो इसमें जो है एक बड़ा राज्य है, बड़ा स्टेट है या बड़ा नेशन है, वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा के लिए छोटे छोटे राज्यों में या छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में अपने आप को बांट लेता है, जिससे इसका निर्माण होता है फेडरेशन का। और ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है, क्योंकि ये नीचे वाले जो हैं ये सब के सब इनका निर्माण ही हुआ इसके द्वारा, इसलिए जो शक्तियों का बंटवारा होगा इसमें पावर किसके पास ज्यादा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसमें स्टेट गवर्नमेंट की तुलना में ज्यादा पावरफुल होगा। समझ में आ रहा है ये बात? क्यों पावरफुल होगा? क्योंकि इसको तो बना ही यही रहा है, जब मर्जी होगा तब इसको समाप्त कर देगा। इसलिए होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन में पावर किसके पास ज्यादा रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा रहता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर कम रहता है। तीसरी बात इसमें, तीसरा पॉइंट ये कि ऐसे कौन से देश हैं जिसमें होल्डिंग टुगेदर टाइप के फेडरेशन देखने को मिलता है। तो एक तो सबसे अच्छा एग्जांपल इसका अपना इंडिया है। इंडिया के अलावा अगर देखें तो
बेल्जियम है, बेल्जियम है, इसके अलावा स्पेन है, और भी कई सारे देश हैं। ऐसा नहीं है कि बस इतने ही है, और कई सारे देश हैं, लेकिन आपको 2-3 याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किन किन देशों में कमिंग टुगेदर फेडरेशन है और किन किन देशों में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। तो आगे हम लोग फेडरलिज्म के बारे में और डीप में पढ़ेंगे। आज के क्लास के लिए इतना काफी है। क्वेश्चन लिखिए जरा, 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखिए, राइट द बेसिक फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। संघीय शासन व्यवस्था की या संघीय व्यवस्था की मूलभूत विशेषता का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, write the difference between federal government and unitary government। संघीय सरकार एवं एकात्मक सरकार के बीच अंतर बताएं। और थर्ड क्वेश्चन लिखिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। राइट द डिफरेंस बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरेशन एवं एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। हिंदी में लिखिए, जैसे मैंने बताया कि दोनों में से किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हिंदी में लिखिए, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एवं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के बीच अंतर बताएं। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर लिख के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेजना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।